खबर उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। अब सीधे रुक करते हैं खबरों की ओर। अम्बेडकर नगर जिले में जहरीली शराब पीने से 1 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो गई, जिससे जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि मृतक के परिजनों का कहना है कि स्थानीय पुलिस शराब की बजाय हार्ट अटैक से मौत को कबूल करने के लिए लगातार दबाव बना रही है। घटना की जानकारी मिलते ही डीएम और एसपी भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन में जुट गए हैं। तो अम्बेडकर नगर में जहरीली शराब पीने की वजह से मौत का मामला सामने आया है। बता दें आपको कि आरोप है परिजनों का कि पुलिस वाले हार्ट अटैक से मौत की बात को कबूलने का परिजनों पर दबाव बना रहे हैं। वहाँ पर एक सोनू चौबे करके एक व्यक्ति था, वो पोवाई थाना क्षेत्र आजमगढ़ जिला जनपद के जो मित्तुपुर जगह से कुछ शराब ले आया और गांव में लगभग 12 लोगों को पिलाया और उसमें से 3 लोगों को हालत गंभीर हो गया है और रात में एक आदमी का डेथ हो गया और अगला दिन जो 9 तारीख को 2 लोगों को डेथ हो गया है करके। तो इसी की सूचना हम लोगों को मिलने के बाद हम लोग तत्काल पुलिस को इन्वेस्टिगेशन चालू करवाने के लिए कह दिया है और डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर भी सैम्पलिंग कलेक्ट करके उस सैंपल का टेस्ट करने के लिए कह दिया है और गाँव में भी कोई दूसरे जगह पर इसका टाइप का स्टोरेज है या नहीं, इसको चेक करने के लिए इन लोगों ने आदेश दे दिए। तो इस समय पूरा देश कोरोना महामारी का दंश झेल रहा है। अब तक लाखों की संख्या में कोरोना ने लोगों की जिंदगी को खामोश कर दिया है। देवरिया जिले में भी कोरोना अब शहरों के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में अपना दस्तक देना शुरू कर दिया। ऐसा ही एक मामला सामने आया जिले के भागलपुर ब्लॉक के अजिया गांव में, जहां पिछले 15 दिनों में 20 ग्रामीणों की मौत हो चुकी है। जिले के रुद्रपुर ब्लॉक में बैदा गांव में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। वहां पर भी दर्जनों की तादाद में ग्रामीण मौत के काल में समा गए, जिसको लेकर ग्रामीणों में भय व्याप्त है। सूचना मिलते ही जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने तत्काल प्रभाव से स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ सीडीओ और सीएमओ को गांव का दौरा करने का निर्देश देकर वहां स्वास्थ्य विभाग की टीम को जांच पड़ताल कर सैंपल करने का भी निर्देश दे दिया है। देखिए, वर्तमान में मैं देवरिया जनपद की बात करूं तो जो ऑक्सीजन जो मरीजों को ऑक्सीजन देने की बात है, उसके लिए हमारा जो कोविड की फैसिलिटी हमने एमसीएच विंग जिला महिला अस्पताल में बना रखी है, उसमें आवश्यकता पड़ती है। जिला पुरुष अस्पताल जो है, जिसमें कि हमने 30 बेड का हमने प्रिजम्पटिव कोविड के लिए बना रखा है, वहाँ ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा जिला महिला चिकित्सालय में जो हमारा एसएनसीयू वार्ड है, वहाँ पे जो भर्ती बच्चे होते हैं उनके लिए ज़रूरत पड़ती है। तो गाजीपुर के बिहार से सटे गहमर क्षेत्र में बिहार की तरफ बढ़ने वाली गंगा नदी में ढेर सारी लाशें मिलने के कारण लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। स्थानीय लोगों की माने तो आजकल संक्रमण के चलते मौतों का आंकड़ा कुछ ज्यादा ही हो गया, जिसके चलते हिंदू धर्म शास्त्रों को मानने वाले 2 तरह से शवों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। कुछ लोग शवों को जला रहे हैं तो कुछ लोग शवों को जल में प्रवाहित कर दे रहे हैं। लेकिन प्रवाहित किए गए शवों के कारण महामारी का खतरा उत्पन्न हो गया है और शासन प्रशासन भी इस मामले में आंख बंद करके बैठा हुआ है। सूचना हमें थोड़ी देर पहले मिली है। हमारे अधिकारीगण मौके पर इस समय है, जांच चल रही है। हम ये चेक करा रहे हैं कि ये डेड बॉडी कहाँ से आई है, कैसी है तो कहाँ है और कितनी संख्या में है। हमारे अधिकारी मौके पर चेक कर रहे हैं। हम थोड़े समय बाद आपको अपडेट देंगे। तो प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए 1 मई से कोरोना कर्फ्यू लागू हुआ था। तभी से शराब के ठेके की सभी दुकानें बंद थी, जिससे शराब प्रेमियों में काफी मायूसी छाई हुई थी और शराब प्रेमी इधर उधर से अवैध तरीके से अवैध विक्रेताओं से शराब खरीदने पे मजबूर थे। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शराब के ऊपर कोरोना सेस लगाया गया है, तो ठेकों के बंद होने से उत्तर प्रदेश सरकार को भी राजस्व का काफी हानि पहुंचा है। इस बात को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शराब और बियर के ठेकों को खोलने का निर्णय लिया गया। हाथरस जिले में शराब के ठेकों को खोल भी दिया गया। आपको बता दें कि जिला अधिकारी ने सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक हाथरस में शराब के ठेकों को खोलने का आदेश पारित किया। शराब ठेके खुलते ही शराब प्रेमियों में खुशी की लहर छा गई और शराब खरीदने वालों की ठेकों के बाहर लंबी लंबी कतारें लग गई। पुलिस की भी कोविड नियमों का पालन कराने के लिए मुस्तैदी से ठेकों के बाहर नजर आई।
तो लखनऊ में 3 व्हीलर ऑटो यूनियन ने ऑटो एम्बुलेंस शुरू किया और कोविड मरीजों के लिए यूनियन ने स्प्रेड स्माइल संस्था के साथ मिलकर फ्री एम्बुलेंस की सेवा की शुरुआत की। आपको बता दें कि इस ऑटो एम्बुलेंस में ऑक्सीजन, पीपीई किट में ड्राइवर सैनिटाइजर और ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन की सुविधा मौजूद है। बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस की कमी और मनमाने किराए को देखते हुए यूनियन ने फ्री ऑटो एम्बुलेंस की शुरुआत की। तो लखनऊ के अंदर अच्छी पहल ऑटो यूनियन के लोगों की देखने को मिली, क्योंकि संक्रमण की वजह से एम्बुलेंस चालक मनमानी करते हुए देखे जा रहे हैं, पैसों की अवैध वसूली कर रहे हैं और इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए फ्री एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है। और इस एम्बुलेंस में सैनिटाइज की व्यवस्था उपलब्ध है, फ्री डॉक्टर की भी व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। 3 व्हीलर ऑटो यूनियन की तरफ से एक अच्छी पहल प्रदेश में। तो प्रधान पद की प्रत्याशी और एक अधिकारी के साथ बातचीत का वायरल ऑडियो सामने आया। आपको बता दें कि किशनी थाने में प्रधान पद के प्रत्याशी और एक पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी ने अलग अलग लहरें दी। इसी कड़ी में बीजेपी नेताओं ने भी डीएम को संबोधित प्रार्थना पत्र देकर किशनी ब्लॉक क्षेत्र का चुनाव निरस्त कराने की मांग की। ग्राम पंचायत चुनाव प्रधानी का लड़े थे, उसमें आरओ साहब ने मुझसे पहले ही पैसे तय करके ज़्यादा पैसा तय किए। मेरे पास ज़्यादा न होने के कारण 1,15,000 रुपये मैंने पर्याप्त कर पाए। ब्लॉक जब वोट 2 तारीख को खुले गए, उस दिन आरओ साहब ने दूसरे पक्ष से ज़्यादा रुपए लेकर मेरी मतगणना में पूरी धांधली की है और मेरे ये वार्ड नंबर 213 का डिब्बे की सील टूटी हुई थी। मैंने बार बार आरओ साहब यश वर्मा जी से कहा, उन्होंने मेरी बात को नहीं सुना और मैं मतदान जीत रहे थे, फिर भी मुझे मतदान हरा दिया है। जब मैंने रिकाउंटिंग के लिए वर्मा जी से कहा, एप्लीकेशन लिखा, तो वर्मा जी ने एप्लीकेशन रख लिया कि अभी रुको, हम आपकी रिकाउंटिंग कराते हैं। तब तक 3 घंटे तक मुझे वेट कराया, बाद में बोला तुम चुनाव हार गए, तुम जाइए। तो उन्नाव में सपा नेताओं पर कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन को लेकर धारा 144 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। आपको बता दें कि सपा एमएलसी और सपा जिलाध्यक्ष सहित करीब 40 नेताओं पर मुकदमा दर्ज हुआ। कुछ दिन पहले ही दही चौकी के गीतांजलि होटल में समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत सदस्यों और बीडीसी मेंबरों की जीत को लेकर नेताओं के बीच बैठक हुई थी। बैठक का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया। पूरा मामला यूपी के उन्नाव से, जहां धारा 144 के तहत सपा नेताओं पर कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। बताते चले कि एमएलसी और सपा जिलाध्यक्ष सहित 40 नेताओं पर मुकदमा दर्ज हुआ है, क्योंकि कहा जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही दही चौकी के गीतांजलि होटल में समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत सदस्यों और बीडीसी मेंबरों की जीत को लेकर नेताओं की यह बैठक हुई थी। बैठक की हम आपको कुछ तस्वीर भी दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि यह बैठक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पूरा मामला दर्ज किया। थाना अजगैन क्षेत्र के गीता गार्डन नाम पूरा के मामला होटल में उन्नाव एक से पार्टी विशेष के लोगों द्वारा मिलकर के एक मीटिंग की गई और इसमें 30-35 लोग बिना किसी अनुमति के शामिल हुए। इनके द्वारा कोविड के जो अधिनियम है उसका उल्लंघन किया गया। साथ ही साथ जो पूरे उन्नाव जनपद में धारा 144 लागू है उसका भी उल्लंघन किया गया। इस संबंध में थाना अजगैन में अभियोग पंजीकृत करके विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। तो वाराणसी में प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही भाजपा नेता माना यादव ने कहा कि सप्तसागर दवा मंडी में रहने वाले स्थानीय नागरिकों के बिना परमिशन मनमानी तरीके से पुलिस चौकी बनाई जा रही है, जिसके
की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस द्वारा जहां चौकी बनाने का कार्य किया जा रहा है वहां सैकड़ों सालों से परंपरागत तरीके से होलिका दहन होता चला आ रहा है। पार्षद भैया लालू यादव ने पुलिस चौकी का विरोध किया और कहा कि क्षेत्र की जनता यदि चाहेगी तभी पुलिस चौकी का निर्माण ही होगा, अन्यथा यहां पर पुलिस चौकी का निर्माण नहीं होगा और परंपरागत तरीके से होलिका दहन ही किया जाएगा। तो वैश्विक महामारी और राष्ट्रीय संकट कोरोना को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के लगभग सभी आदेशों का पालन सिर्फ कागजों पर ही किया जा रहा है और वास्तविकता से कोसों दूर दिखाई पड़ रहा है, या फिर हम यूं भी कह सकते हैं कि कोरोना वायरस के नाम पर एक बड़ा खेल चल रहा है जिसमें अधिकतर लोग आपदा को अवसर में बदलने की कोशिश में लगे हुए हैं। असल में लोगों की जिंदगी दांव पर लगी हुई है और लोग इन्हीं सुविधाओं का शिकार होकर दम तोड़ते हुए चले आ रहे हैं। ताजा मामला अमेठी से सामने आया है जहां पर अधिकारियों के द्वारा कागजों पर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन उन दावों की जब हकीकत खंगाली जाती है तो कुछ और ही निकलकर सामने आता है। आपको बता दें कि 1 मई से लेकर 9 मई तक कोरोना जांच के लिए विशेष अभियान चलाया गया था, जिसमें जिले के कुल 1812 टीमें बनाई गई थी, जिनको जिले में घर घर पहुंचकर कोरोना के लक्षण वाले व्यक्तियों का पता लगाना और जांच करवाने के साथ साथ गंभीर रोगियों को अस्पताल पहुंचाना भी शामिल था। लेकिन जब इसकी हकीकत जानी गई तो सभी के होश उड़ गए, क्योंकि कोरोना के नाम पर सिर्फ कागजों में बड़ा खेल खेला जा रहा है और सरकार के द्वारा प्राप्त धन का बंदरबाट किया जा रहा है। जब हमारी टीम ने जिले के संग्रामपुर ब्लॉक क्षेत्र अंतर्गत पहुंचकर विभिन्न लोगों से जानकारी ली, तब पता चला कि जो स्वस्थ लोग हैं, जिनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, उनकी कभी जांच ही नहीं हुई, लेकिन फिर भी लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव दिखा दी गई। कल मैंने संग्रामपुर चिकित्सा प्रभारी से अधीक्षक से बात भी की कि हमारे यहाँ 26 को शादी थी। हमारे घर में कई ऐसे लोग हैं जो खांसी, बुखार और सांस से दिक्कत है, उनको सारे लक्षण कोविड के दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं। और आप कौन होते हैं? तो मैंने कहा कि हम एक नागरिक हैं और हमारे घर में पीड़ा है। मैंने मुख्यमंत्री और सांसद जी का ट्वीट पढ़ा है, तब मैंने आपसे कहा, तो उन्होंने जो है सीधे सीधे हमको मना कर दिया कि आप कौन होते हैं। उसके बाद हम आज लाके अपने दोनों भतीजे हनुमान मिश्रा और सुनील मिश्रा की जांच जो है अमेठी में लाके हॉस्पिटल में कराए हैं। निश्चित तौर से कहीं ना कहीं सरकार की मंशा की पोल खोल रहा है। तो कोरोना के मरीजों को ब्लैक फंगस संक्रमण का खतरा भी अब घिरने लगा है। यह संक्रमण महाराष्ट्र, गुजरात के कुछ जिलों के बाद मेरठ में भी देखने को मिला। मुजफ्फरनगर और बिजनौर के 2 मरीज न्यूटिमा अस्पताल में भर्ती हैं, जिन्हें ब्लैक फंगस की बीमारी हो गई है। दोनों कोविड पेशेंट हैं और उनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि न्यूटिमा अस्पताल के एमडी और वरिष्ठ किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गर्ग ने कहा है कि दोनों मरीज म्यूकर माइक्रोसिस यानी कि ब्लैक फंगस या काली फंसूत से पीड़ित हैं, जिनका डॉक्टर ब्लैक फंगस के लिए इलाज कर रहे हैं। कोविड की पहली लहर के दौरान ऐसे मरीजों की संख्या देश में बहुत कम थी, लेकिन देश में महाराष्ट्र और गुजरात में खासतौर पर म्यूकर माइक्रोसिस के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। तो अब कोरोना के साथ ब्लैक फंगस बीमारी भी लोगों में देखने को मिल रही है और ये बीमारी ज्यादातर उन मरीजों में है जो कोरोना से ग्रसित हैं या फिर जिन्हें कोरोना हुआ था। सबसे ज्यादा मामला महाराष्ट्र और गुजरात से देखने को मिला, लेकिन एक मामला मेरठ में भी सामने आया है। हम आपको उसी व्यक्ति की तस्वीर दिखा रहे हैं। 2 व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित हैं, जिनका इलाज फिलहाल किया जा रहा है। स्टेरॉइड इसलिए दिए जा रहे हैं कि जो कोविड काल के अंदर जो इलाज है वो मेन जो है उसका शीट एंकर ऑफ थेरेपी वो स्टेरॉइड ही है। तो ज़्यादातर क्या 90-100% पेशेंट में हम स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं और स्टेरॉइड का सेवन करने से पेशेंट की इम्यूनिटी कम हो जाती है। उस वजह से ये ब्लैक फंगस सीरियस मरीजों में जो काफ़ी दिनों तक आईसीयू में हैं, एनआईवी पे हैं, वेंटिलेटर पे हैं, उनके अंदर पाया जा रहा है। तो आगरा में कोरोना की चैन तोड़ने के लिए एक अनोखी पहल की गई है। आपको बता दें कि आगरा पुलिस ने सराहनीय पहल शुरू की है। म्यूरी रिक्शा के माध्यम से
प्रचार किया जा रहा है। लोगों को इस 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी का संदेश देने के लिए आगरा पुलिस सड़कों पर दिख रही है। समाजसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर आगरा पुलिस ने मुहिम शुरू की। आपको बता दें कि एसपी सिटी आगरा रोहन पी बोत्रे ने वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो ये अनोखी पहल ताजनगरी आगरा से सामने आई, जहां संक्रमण की खतरे को देखते हुए मयूरी रिक्शा में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस रिक्शा से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए आगरा पुलिस की ये अच्छी पहल देखने को मिली है। पुलिस वालों का यही नारा है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, और इसी एहतियात को बरत के संक्रमण के खतरे को कम किया जा सकता है। पूरे देश में संक्रमण की बढ़ती रफ्तार और इसी को देखते हुए आगरा में पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे दिखा। कई इस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स है वो पुलिस और जो भी समाजसेवी है यहाँ पे, जैसे कुंदन नसूर से, इन लोगों के द्वारा कुछ ई रिक्शा का जो है वो प्रबंध किया गया है। इनके ऊपर हम लोगों ने माइक और सारी सिस्टम जो है वो फिट करा के पीए सिस्टम के द्वारा लगातार अनाउंसमेंट चलती रहेगी। उसमें प्री रिकॉर्डेड एक मैसेज भी रहेगा कोविड के अनुपालन हेतु कि मास्क पहनना है, सैनिटाइजर और इसका इत्यादि का इस्तेमाल वगैरह करना है। और इस तरीके का अभियान जो है वो लगातार चलता रहेगा। प्रत्येक थाना क्षेत्र में हम लोग इसको चलाएंगे। तो यूपी सरकार की तरफ से ठेका खोलने की अनुमति मिलते ही गौतम बुद्ध नगर की शराब की दुकानों पर लंबी कतारें देखने को मिली है। शराब लेने के लिए ठेकों पर लोगों को काफी भीड़ देखने को मिली। सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां भी उड़ाई गई है। तो ये नजारा हम आपको यूपी के नोएडा के दिखा रहे हैं। शराब की ठेके पर लंबी कतारें हैं, लोगों की लंबी देखने को मिली है लाइनें, लेकिन बावजूद इसके लोग कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन भी करते हुए नजर आए हैं। ये तस्वीर यूपी के नोएडा से। इस ठेके पर कोरोना गाइडलाइन का बिल्कुल भी पालन नहीं किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई और पुलिस प्रशासन ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने को लेकर कहीं ना कहीं पस्त नजर आया। ये तस्वीर यूपी के नोएडा की। शराब की दुकानें खोल दी गई हैं, राजस्व को काफी नुकसान पहुंचा और इसी को देखते हुए यूपी सरकार ने शराब की दुकानों को खोलने का जो आदेश है उसे पास किया। शराब की दुकानें पहले की तरह फिर से खुली। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं शाहजहांपुर की, जहां शाहजहांपुर में मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीज के तीमारदारों ने मेडिकल कॉलेज में जमकर हंगामा किया। ताजा मामला चौकी कोतवाली थाना क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज का। आपको बता दें, इस दौरान तीमारदारों ने मेडिकल कॉलेज स्टाफ पर अभद्रता और मारपीट का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि 200 रुपए का चालान न कटवाने को लेकर यह पूरा विवाद शुरू हुआ था और इससे पहले भी कई बार मेडिकल स्टाफ पर मारपीट और अभद्रता का आरोप लग चुका है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस के आला अधिकारियों ने परिजनों को समझाने का प्रयास किया। पूरा मामला हम आपको यूपी के शाहजहांपुर से बता रहे हैं, जहां शाहजहांपुर में एक मेडिकल कॉलेज में मरीज के परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। पूरा मामला बता दें, चौक कोतवाली थाना क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज का, जहां तीमारदारों का कहना है कि स्टाफ और वहां के लोग परिजनों से मारपीट और अभद्रता करते हैं। इससे पहले भी हालांकि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो इस मेडिकल कॉलेज से सामने आ चुकी हैं। तो प्रतापगढ़ की लखनऊ वाराणसी हाईवे पर जमकर हंगामा हुआ। आपको बता दें कि प्रधान पद का चुनाव लड़ रहे वरुण तिवारी की बीती 23 अप्रैल को हदिराही गांव में घेर कर गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद इलाज के दौरान कानपुर के अस्पताल में सोमवार को प्रत्याशी की मौत हो गई और शव पहुंचाने पर हाईवे पर ग्रामीणों ने जाम लगाया। सीओ समेत सर्किल के सभी थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। पुलिस को देखकर ग्रामीणों का गुस्सा भड़क उठा और ग्रामीणों की सीओ के साथ जमकर नोकझोंक भी हुई। बताया जा रहा है कि घटना के 18 दिन बाद भी पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की, जिसके चलते ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया है। इस दौरान सीओ पर अपराधियों से साठगांठ का भी ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। तो यूपी के मैनपुरी में एसडीएम और सीओ ने एक सराहनीय काम किया है, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने अधिकारियों को बधाई दी। आपको बता दें कि करहल तहसील के गांव बिलंदा में 1 महीने पहले रामनरेश के घर में आग लग जाने से सभी घरेलू सामान जलकर नष्ट हो गया था। घटना के बाद पीड़ित परिवार को व्यक्तिगत राहत दी गई थी।
उसी समय पीड़ित भगीरथ की पत्नी ने कहा कि उसकी बेटी की शादी होनी है और उसके पास बेटी की शादी में देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, जिसके बाद फिर 13 मई को बेटी की शादी भी निश्चित हुई। तहसील करहल में बुलाकर एसडीएम रतन वर्मा, सीओ अशोक कुमार और तहसील कर्मियों के द्वारा राम नरेश की बेटी की शादी के लिए उपहार स्वरूप 2 बक्से, 12 रोटी के बर्तन, 5 साड़ियां, 1 मेज, 4 कुर्सी, 1 बेड, 2 तकिए, 2 गद्दे, 1 कूलर, 1 पंखा और अन्य सामान देकर सम्मान सहित बेटी को देने के लिए राम नरेश को भेंट स्वरूप दिया गया। ना तो निकली है जेल बाप पे। अच्छा क्या हो गया था आपके घर पे? आँच लगी थी। अच्छा तो क्या क्या सामान अधिकारियों द्वारा दिया गया है? अब जो कुछ देखो जाने साहब, अब हम तो लगे क्या अधिकारियों को दुआएं किस तरीके की आप देना चाह रहे हैं? वो दे रहे दुआ भैया, हमारे तो जो है तो भगवान है अपन। अच्छा कब की शादी है बेटी की? परसों बराती आई है। 13 तारीख को। कैसा लग रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं? सामान आपको इतना सब मिला है? बहुत अच्छा लग रहा है साहब, बहुत ही ठीक है। हमारी बिटिया जिंदगी भर निकले बदतरी है। तो बहराइच के सीतापुर के रेउसा में तैनात एडीओ की जमकर पिटाई का मामला सामने आया। बता दें कि आशुतोष पांडे नाम के एडीओ की देर रात शराब की दुकान के पास शराबी दबंगों ने कपड़े फाड़कर बुरी तरीके से मारा। खून से लथपथ एडीओ की पिटाई का वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया और उनसे पूछताछ की जा रही है। यूपी के बहराइच की हम आपको घटना बता रही हैं। एडीओ के साथ जमकर मारपीट की गई है। खून से लथपथ आप एडीओ को देख सकते हैं। हालांकि इस पूरी घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। दबंगों ने एडीओ की जमकर पिटाई की। सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर वायरल हुआ। आप वीडियो में देखिए कि कितनी बुरी तरीके से इन दबंगों ने एडीओ को पीटा है। खून से लथपथ है एडीओ। हालांकि इस पूरे मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो खबर मिर्जापुर से, जहां बीती रात देहात कोतवाली इलाके के हरिहरपुर बदौली गांव से 7 मई की रात को चोरी हुआ बच्चा पुलिस की तत्परता से अपने मां बाप से मिल गया। 7 मई को आयुष नाम के बच्चे का बेदाली गांव से कुछ बदमाशों द्वारा अपहरण कर लिया गया था, लेकिन पुलिस को जैसे ही बच्चे के अपहरण की सूचना मिली, उसके बाद पुलिस ने जगह जगह नाकाबंदी करके बच्चे की तलाश शुरू कर दी। और जब अपहरणकर्ताओं को बच्चे को लेकर भागने का मौका मिला तो उन्होंने बच्चे को उसके गांव के बाहर छोड़कर भाग गए। बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर गांव वाले और बच्चे के माता पिता उस जगह पहुंचे तो बच्चे को देखकर हर किसी में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। इस बात की जानकारी देते हुए एसपी सिटी संजय कुमार ने कहा है कि बच्चा सकुशल है। जिस किसी ने भी बच्चे का अपहरण किया था उसके बारे में पता लगाकर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो रात्रि में कोतवाली देहात से एक बच्चा जो कि आयुष था 4 साल का लगभग, वो अपने घर में बाहर लेटा हुआ था, वहाँ से गायब हो गया था। सूचना पर तत्काल ही हमारे पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारी, हम स्वयं एसपी सिटी के नेतृत्व में टीमें लगी हुई थी। स्वाट एवं सर्विलांस टीम और थाना कोतवाली देहात के संयुक्त प्रयास से और पुलिस के लगातार बढ़ते दबाव से ये बच्चा आज एक बाग में मिला हुआ है। सुबह सुबह बच्चे को बरामद किया गया है और इसके माता पिता को सुपुर्द किया गया। कभी कभी किसी के बच्चा नहीं होता है तो ले आते, तमाम कारण हो सकते हैं। फिलहाल सभी कारणों को हम छानबीन में लाएंगे और जल्दी ही अनावरण। तो एटा में मिट्टी की ढाई गिरने से एक बड़ा हादसा देखने को मिला। आपको बता दें कि ढाई गिरने से 3 महिलाएं मिट्टी के नीचे दब गई और एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। पूरा मामला मिरहची थाना क्षेत्र के गांव का बताया जा रहा है, जहां लगभग सुबह 7 बजे भजेड़ा गांव की महिलाएं मिट्टी लेने के लिए गई थी, तभी गहरी खाई में मिट्टी खोदते समय ये हादसा हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने जेसीबी की मदद से मिट्टी में दबी महिलाओं को निकाला। फिलहाल पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया और मृतक के शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। ये गाँव थाना मिरहची का एक गाँव पड़ता है हिम्मत भजेड़ा। गाँव की 3 महिलाएं एक गड्ढे से मिट्टी खोद कर अपने घर ले जा रही थी, तभी जो उनकी ढाई थी वो गिर गई, जिससे 3 महिला से दब गई थी। और सूचना प्राप्त हुई, पुलिस मौके पहुंची थी
और 2 घायल महिलाओं को तत्काल निकाल के जसवंत पहुँचाया गया था। एक महिला भीता है, भीता पुत्री महाराष्ट्री, उसकी घटना से मृत्यु हो गई है। और सावित्री पत्नी पुष्पेंद्र को छोटी चोट थी, प्राथमिक उपचार के बाद उसको जिला अस्पताल से वापस घर भेज दिया गया है। और एक कांति देवी हैं, थोड़ा गंभीर थी, उनको रेफ़र किया गया है अलीगढ़ के लिए और उनका इलाज चल रहा है। बाकी कार्रवाई पुलिस द्वारा की। तो जालौन के थाना रामपुरा में एक पति द्वारा अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह के कारण हत्या करने का मामला सामने आया। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मोहल्ला सुभाष नगर रामपुरा में पति ने पत्नी की सुबह करीब 5 बजे धारदार चॉपर से गर्दन कर प्राणघातक हमला करके उसकी हत्या कर दी। हत्यारोपी का कहना है कि मेरी पत्नी चरित्रहीन थी, इसी कारण उसकी धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। बताते चले कि पुलिस द्वारा हत्यारोपी पति को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त धारदार चॉपर को भी बरामद कर लिया गया और घटना की रिपोर्ट दर्ज कर शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वाइफ ऑफ शिवराज पाल करीब 34-35 साल की थी। मोहल्ला सुभाष नगर है, कस्बा रामपुरा में, वार्ड नंबर 2 में। ये करीब 5 बजे भोर की घटना है। इसके पति ने चापर से, जो हम बोगदा बोलते हैं, उससे उसका हत्या कर दिया अपनी पत्नी की। बताया जाए तो प्राथमिक साक्ष्य आए हैं कि वो शक करता था अपनी पत्नी पे। अब ये जांच पड़ताल का विषय है, उसकी पड़ताल कर रही है। अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है, अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।